नमस्ते दोस्तों। मैं जानता हूं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही रेगुलरली और बेहतरीन तरीके से चल रही है। उसके साथ साथ आप डेली एनसीईआरटीज भी पढ़ रहे हो और रिवीजन भी कर रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो उसकी एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो। इस तरह से आप पढ़ाई अपनी पूरी तरह से अच्छे से कर रहे हो। ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज हम पढ़ रहे थे और अब तक हमने 6th के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लिया और 7th के एनसीईआरटी में पहले 3 चैप्टर्स भी हम पूरे कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 पे डिस्कशन करेंगे फ्रॉम क्लास 7th एनसीईआरटी। जैसे कि आपको पता है कि आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हो। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हो और टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो। उसके अलावा मेरे साथ डिस्कशंस करते हो। डिस्कशंस के अलावा आप लोगों के डाउट्स भी वहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। इतनी सब चीज़ें आपकी हो जाती है और ये सेशन जो है ये पूरी तरह से इंटरेक्टिव बन जाता है। तो अब तक जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आपका जो प्रिपरेशन है उसको बेहतरीन बनाइए। उसके साथ साथ आप कोई भी लेक्चर के नोट्स चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम पे एक चैनल भी है, वो चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। वो उसकी भी लिंक जो है वो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो अभी अपने सेशंस को इंटरेक्टिव बनाना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैं आपको इन बिटवीन द लेक्चर कुछ क्वेश्चंस पूछते रहता हूँ और वो क्वेश्चंस के जो लोग आंसर्स करते हैं वो लोग हमारी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर रहे हैं और हम कहेंगे कि काफ़ी एक जो सेशंस है उसको और बेहतरीन बनाए जा रहे हैं। तो इस बार जो लोगों ने पिछले जो लेक्चर था हमारा चैप्टर 3 पे, उस पे जिन्होंने आंसर किए उनके नाम हैं स्नेहा जी और सौजन्या जी। स्नेहा जी और सौजन्या जी ने हमें जो आंसर किए हैं, चलिए देख लेते हैं वो हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। जैसे कि वो ये वीडियो था चैप्टर 3 का वीडियो, इसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नेहा जी ने यहाँ लिखा है ऑक्सबो लेक जो इंडिया में है, कन्वर ताल लेक जो है वो एशिया का बिगेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, जो हम कहेंगे बेगूसराय जो रीजन है बिहार में वहाँ पे आपको देखने मिलता है। दूसरा विंथला लेक जो है ये एक कट ऑफ से बना हुआ है, चालकुडी रिवर जो है केरला में वहाँ से। और हम कहेंगे लेक जो है ये नेचुरली क्रिएटेड ऑक्सबो लेक है पूरे एंटायर स्टेट का केरला के। लार्जेस्ट डेल्टा जो इंडिया में वो सुंदरबन डेल्टा देखने मिलता है। अगली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि कुंचिकल फॉल्स जो है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। ये कर्नाटक को बिलोंग करते हैं स्नेहा जी और ये हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। उसकी हाइट 1493 फीट है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई है स्नेहा जी ने। एक और यहाँ पे हमें देखने मिलता है स्नेहा जी ने पहुंचाई हुई इन्फॉर्मेशन, लोएस्ट जो होते हैं ये कश्मीर वैली में नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने मिलते हैं। अगला पी वेव्स के बारे में, एस वेव्स के बारे में और एल वेव्स के बारे में यहाँ पे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले आने वाले एनसीईआरटीज में आपको ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। तो देखिए स्नेहा जी ने हमें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अगले हमें सौजन्या जी ने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो देख लेते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है पी वेव्स की, एस वेव्स की और एल वेव्स की। उसके अलावा यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, कमेंट सेक्शन में जाके पढ़िए, बट इसको पढ़ लेंगे तो आपका एक टॉपिक भी कवर हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने ऑक्सबो लेक्स के बारे में लिखा है, कन्वर लेक और विंथला लेक जो है ये उन्होंने लिखे हैं। ये लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, कन्वर लेक ऑक्सबो लेक इन इंडिया और एशिया, ये उन्होंने लिखा हुआ है। डेल्टा जो होता है इंडिया में वो लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है। लोएस्ट जो होते हैं वो हमें देखने मिलते हैं कश्मीर वैली ऑफ इंडिया में। वाटरफॉल्स के बारे में अगर देखा गया तो बारे पानी जो फॉल्स है वो उड़ीसा में सेकेंड हाईएस्ट है और नोकली फॉल जो है ये मेघालय में है। वजराई फॉल जो है ये सातारा में महाराष्ट्र में है और कूने फॉल जो पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने मिलता है। हाईएस्ट वाटरफॉल जो इंडिया में है वो कुंचिकल फॉल्स है। ये हमें पूरी इन्फॉर्मेशन सौजन्या जी ने दी है। तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सौजन्या जी से और स्नेहा जी से हमें मिली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहा जी और सौजन्या जी का, जो हमें इतनी सारी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम तक आपने पहुंचाई। तो चलिए आज के एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं। जब हम एनसीईआरटी में आते हैं तो हमारा आज का जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है एयर। एयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से चैप्टर है क्योंकि आगे आपको बहुत जगह ये काम आने वाला है, एनवायरनमेंट में हो या ज्योग्राफी में हो। एनवायरनमेंट में भी अगर आप पोल्यूशन की इशू पढ़ना चाहते हो तो एयर को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एयर को पढ़ने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इन्होंने जैसे कि शुरुआत की है, हमारी जो अर्थ होती है इट इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। ये तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। एयर से जुड़ी हुई चीज़ें एटमॉस्फेयर होती है। उसके अलावा जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ में वो एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से मिलती है एयर जो ब्रीथ कर रहे हैं हम लोग और हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा है जो हार्मफुल इफेक्ट्स है सन रेज के उससे। तो इसके दो काम जो है ये बहुत बेहतरीन जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमें ये प्रोवाइड कर रहा है एयर और दूसरा हमें प्रोटेक्ट कर रहा है ये सन रेज से। तो विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन, एटमॉस्फेयर के बिना वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ सन ड्यूरिंग द डे, है ना। ये हम कहेंगे दिन में इतने सन डायरेक्टली रेज आएगी कि हम लोग
पूरे हीट हो जाएंगे और हम लोग पूरी तरह से जल जाएंगे। दूसरी बात, रात के टाइम पे हम फ्रोजन हो जाएंगे क्योंकि कुछ भी गर्मी नहीं रहेगी, तो हम यहाँ जी नहीं पाएंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मास ऑफ एयर है, ये जो दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लिवेबल, यानी जीने जैसा टेम्परेचर इसने हमें बना के दिया है ना। तो ये सब एटमॉस्फेयर के काम है, कैसे है क्या है आपको पूरा पता चल जाएगा। ये एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था जो आपको एनसीईआरटी में मिलता है। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसा है। तो सबसे पहले अगर देखा गया तो कौन सी गैस कितनी है, ये यहाँ पे कुछ गैसेस के बारे में लिखा है। ये अदर जो आपके लिए यहाँ बना हुआ है इसको आपको लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो फिगर दिखाया हुआ है इसको हम अगर यहाँ पे देखें, इसको स्टडी करें, तो सबसे पहले आपको ये देखने मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे जो गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में वो नाइट्रोजन है जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है जो 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन है जो 0.93% है सॉरी, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। बाकी गैसेस जो है वो 0.04% आपको देखने मिलते हैं। अब सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो ऐसे गैसेस हैं जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अगर हम देखेंगे 78 + 21 = 99%, तो यहीं पे कवर हो रही है गैसेस ये दोनों में, है ना। बची हुई 1% में ये लोग सब आ जाते हैं। अब अगर देखा गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हीलियम हो गया, दूसरा हम कहेंगे ओजोन हो गया, एरागॉन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये बहुत कम क्वांटिटीज़ में है। आपको यहाँ पे उनके नंबर्स लिखने हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड एरागॉन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया, नाइट्रोजन का दिया है। इसके अलावा आपको ये लिखना है कमेंट सेक्शन में कि हीलियम कितना % है। आपको लिखना है कि ओजोन कितना % है हमारे एटमॉस्फेयर में। तीसरा आपको लिखना है कि हाइड्रोजन कितना % है हमारे हम कहेंगे एटमॉस्फेयर में। और जितनी भी गैसेस आप लिख सकते हैं वो सब लिख देंगे तो और भी अच्छी हेल्प हो जाएगी सबकी। ये आपको यहाँ पे देखने मिलता है जैसे कि उन्होंने एनसीईआरटी में हमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हमें पता चलता है कि ये सब गैसेस के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये सब कम क्वान्टिटी में देखने मिलती है। इन गैसेस के अलावा हम कहेंगे टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। डस्ट भी आपको एयर में देखने मिलती है। आप अगर कहीं अंधेरे में टॉर्च मारोगे तो डस्ट के पार्टिकल्स आपको दिखते ही हैं। तो आपने यहाँ पे पाई चार्ट में देखा कि कितने % वाइज यहाँ पे हमें गैसेस देखने मिलती हैं। नाइट्रोजन जो होती है सबसे ज़्यादा प्लेंटीफुल गैसेस है इन द एयर। व्हेन वी इनहेल तो हमारे अंदर नाइट्रोजन भी जाती है, हमारे लंग्स में भी जाती है, हम उसे पूरा का पूरा एक्सेल कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं। बट प्लांट्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए, बट दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली उनके भी किसी काम का नहीं है। एयर से कोई भी इसे लेता नहीं है। जो प्लांट्स होते हैं वो हम कहेंगे कि ये नाइट्रोजन को लेते हैं हम कहेंगे सॉइल में से। तो बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट, उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया रहता है। देखिए नाइट्रोजन कैसे प्लांट के अंदर जाता है वो बता रहा हूँ। तो प्लांट जिन सॉइल पे है उसमें कुछ बैक्टीरिया है, प्लांट के रूट्स जो है उसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अपने अंदर लेते हैं एयर से, उसको चेंज करते हैं ऐसे फॉर्म में जिससे हम कहेंगे प्लांट्स उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फॉर्म में चेंज करते हैं नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना। तो ये जो भी प्रोसेस है इसके थ्रू हम कहेंगे कि ये इनके अंदर जाता है प्लांट्स के अंदर। आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी डिटेल में आप पढ़ोगे। अभी तो हमें बेसिक देखना है कि नाइट्रोजन प्लांट्स डायरेक्टली नहीं लेते, ये आपको यहाँ पता चल गया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा आपको क्वांटिटी में देखने मिलता है गैस, वो है ऑक्सीजन। ये है ह्यूमंस और एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं एयर से और वो ब्रीथ करके इसी के कारण जिंदा भी रहते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के। आपको पता है फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सनलाइट का और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके प्लांट्स जो है वो अपना खाना बनाते हैं, जैसे हमें पहले भी सिखाया गया है। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये ऑक्सीजन को छोड़ते हैं जब इनकी प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने की। तो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में है वो कांस्टेंट रह जाता है। अगर हम ट्रीज को कट करना शुरू कर दे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर है, जो ग्रीन प्लांट्स ट्रीज है, यही गायब हो जाएंगे तो आप सोचिए ऑक्सीजन की कमी तो हमें महसूस होगी ही। तीसरा हमें जो देखने मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके तो अपना खाना बनाते हैं और वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन और एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। आप देखते हो कि हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे अंदर जाता है हम उसे फिर से रिलीज कर देते हैं। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स सीम्स टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज्ड बाय प्लांट्स विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। जितना आप बाहर छोड़ रहे हैं उतना प्लांट्स लेते जा रहे हैं और इस कारण बैलेंस होते
जा रहा है, बैलेंस बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। हाउएवर ये जो बैलेंस है ये हम खराब कर सकते हैं कैसे, तो हम फॉसिल फ्यूल्स को जला के, कुछ चीज़ों को जलाने से हम कहेंगे, जैसे कोल और ऑयल को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा का एयर में रिलीज हो जाएगा, और इस कारण हम कहेंगे बिलियंस ऑफ टन्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में हर साल ऐड होते जाएगा। और इसी के कारण एज अ रिजल्ट जो इंक्रीज वॉल्यूम जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड का वो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को अफेक्ट कर जाएगा। ये चीज़ें भी हमें यहाँ पे पता चलती हैं। कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बताई है ये देखिएगा कि अब वो बताते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एयर में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी जो हीट आ रही है अर्थ में, अब मैं आपको ये बता दूं, अर्थ में जितनी हीट आएगी वो पूरी की पूरी वापस चले जाएगी, क्योंकि अर्थ रिफ्लेक्ट बैक करती है पूरी हीट। जब जितनी हीट आ रही है वो पूरी वापस चले जाएगी तो हमारा अर्थ तो फ्रोजन प्लैनेट बन जाएगा, बहुत ठंड जम जाएगी यहाँ पे, और दिन भर धूप आते रहेगी तो हम कहेंगे कि बहुत गर्मी लगेगी, और रात में हम पूरे बर्फ बन जाएंगे। तो ये हीट को ट्रैप रख के टेम्परेचर को एक मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हीट को ट्रैप जो किया जाता है एटमॉस्फेयर में उसको कहा जाता है, हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पे मैं एक बार आपको ये समझा देता हूँ, देखिए किस तरह से ये हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारे अर्थ का फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है और ये एटमॉस्फेयर है। ये जो एटमॉस्फेयर आपको देखने मिल रहा है, ये एटमॉस्फेयर में क्या होगा, यहाँ पे होगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होगा, ये जो एटमॉस्फेयर बना है और ये अर्थ का जो सरफेस है, अब क्या होता है कि ऊपर से आती है सनलाइट या हीट जो ऊपर आ रही है, ये जितनी अर्थ पे आएगी अर्थ इसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगी। आपको तो पता है ग्राउंड से टकराएगी, वाटर से टकराएगी, जहाँ से भी टकराएगी, बट ये वापस तो जितनी आई थी वापस चले जाएगी। अब वापस जाएगी तो हीट ट्रैप होगी ही नहीं, वापस चले जाएगी तो जब तक हीट है तब तक गर्मी होगी, और रात के समय जब हीट आना बंद हो जाएगा तो हमें बहुत ठंड लगेगी और यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या करती है, जब हीट नीचे आती है और हीट जब वापस जाते रहती है तो इसमें से कुछ हीट को वो ट्रैप कर लेती है और जितनी ज़रूरी है और बाकी को वो वापस भेज देती है। अब ये जो बाकी हम कहेंगे कि हीट को वापस भेज देती है, तो जितना इसने ट्रैप किया उससे हमारा जो टेम्परेचर है रात के समय भी काफ़ी मेंटेन हमें दिखता है। इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जब आपको पता चलता है तो हम ज़रूर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं। विदाउट इट अर्थ जो होती है ये बहुत कोल्ड हो जाएगी जीने के लिए, रात में हमें बिल्कुल भी हीट नहीं मिलेगी, जिस कारण हम फ्रीज हो जाएंगे और हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। हाउएवर जब उसकी लेवल आप बढ़ा दोगे एटमॉस्फेयर में, जैसे फैक्ट्री से निकाल के, कार से निकाल के, बाइक से निकाल के हीट में, तो हीट जो है वो ज़्यादा की ट्रैप हो जाएगी, है ना। जितनी ज़रूरी है उतना कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली जितनी है वो हीट को ट्रैप कर रहा है। आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो ज़्यादा की हीट ट्रैप हो जाएगी और उस कारण जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ने लगेगा। हमारा जो ग्लोब है वो वार्म होते जाएगा और ग्लोब के वार्म होने को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाएगा, है ना। तो ये जो राइज होगा टेम्परेचर में, इस कारण जितना भी स्नो है कोल्डेस्ट पार्ट में वो मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होगा तो पानी भर जाएगा, सी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, फ्लड्स आएंगे कोस्टल एरियाज में, और देयर में भी ड्रास्टिक चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स इन लॉन्ग रन। और जितने आपको प्लांट्स और एनिमल दिख रहे हैं कुछ समय बाद ये गायब हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे अर्थ पे ऑक्सीजन, जिसे हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से, है ना। पानी के बढ़ जाएगा, पानी बढ़ने से ये सब गायब हो जाएंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। तो आपको कुछ चीज़ें पता चल गई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये ग्रीन हाउस गैस है, और इसके ज़्यादा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होता है, यानी ग्लोब जो है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, वार्म ज़्यादा होने लगता है। ये चीज़ें आपको पता चली। अगला, व्हेन एयर इज़ हीटेड इट एक्सपांड्स, ये याद रखिएगा, जब एयर गर्म होती है तो ये एक्सपांड कर जाती है और ये लाइट हो जाती है और ये ऊपर जाने लगती है, इट गोज अप, लाइटर हो जाती है। कोल्ड एयर जो होती है वो डेंसर होती है, हेवी होती है, हम कहेंगे दैट इज़ वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन, और इसलिए कोल्ड एयर जो होती है नीचे होती है। जब हॉट एयर राइज होती है, कोल्ड एयर फ्रॉम हम कहेंगे कोल्ड एयर, व्हेन हॉट एयर राइजेस कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल इन द गैप, है ना। दैट इज हाउ एयर सर्कुलेशन टेक्स प्लेस, है ना। तो आपको तो पता है हवा गर्म होते जाएगी, ऊपर जाएगी, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेगी, फिर ये ठंडी हवा गर्म होगी ऊपर चली जाएगी, फिर नई ठंडी हवा इसकी जगह ले लेगी। इसको कहा जाता है सर्कुलेशन ऑफ
एयर सर्कुलेशन जो आप पढ़ते हो ना, ये होता है एयर सर्कुलेशन, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आगे आते हैं तो यहाँ पे अभी उन्होंने यहाँ पे देखिए कितने सारे न्यूज़पेपर के कटिंग्स है कि टॉप साइंटिस्ट जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग से निकलने की रास्ते ढूंढ रहे हैं, वार्मिंग जो है वो रुक नहीं पा रही, अनस्टॉपेबल है। CO2 के लेवल पिछले 8 लाख ईयर्स हाई है, एट 8 लाख ईयर्स हाई। हम कहेंगे कि दिस विंटर वॉज वार्मेस्ट ऑन रिकॉर्ड। ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स आपको देखने मिले हैं। बहुत प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग की, ये तो हम सभी जानते हैं। आगे हम आते हैं तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर देखने मिलता है। तो आपने देखा कि एयर से बनता है एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर जो है ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब मैं आपको इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर एनसीईआरटी में जो पढ़ा है वो भी हम पढ़ लेंगे। देखिए, तो ये आपको जो देखने मिल रहे हैं ये है लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारा है ऐसा पार्ट है जिसमें कुछ एयर रहती है, कुछ हम कहेंगे गैसेस रहते हैं। वो जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह से होता है। एक एक चीज़ जान लेंगे। सबसे आपको नीचे देखने जो मिलता है उसे ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ये है ट्रोपोस्फियर जो आपको सबसे नीचे दिखता है, ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर जो आपको देखने मिल रहा है वो है स्ट्रेटोस्फियर। उसके ऊपर आपको देखने मिलता है मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर एंड देन एक्सोस्फियर। अब इन सब के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। याद रखेगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है ये लगभग 13 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। हम कहेंगे इट्स एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर, बाकी ऊपर नीचे हो सकता है। एयर जो हम लेते हैं, जो ब्रीथ करते हैं, वो यहीं पे आपको मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर जो दिख रहा है ये हम कहेंगे कि ये 50 किलोमीटर तक होता है। 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फियर देखने मिलता है, 50 किलोमीटर्स। उसके बाद ऊपर आप और जाओगे तो आपको मीजोस्फियर फिर भी 80 किलोमीटर के हाइट तक देखने मिलता है, 80 किलोमीटर्स। उसके बाद आप थर्मोस्फियर में आएंगे। थर्मोस्फियर जो होता है ये आपको 80 टू 400 किलोमीटर्स पे देखने मिलता है। उसके बाद एक्सोस्फियर जो आता है ये उसके ऊपर आपको चले जाता है, मोर देन 400 किलोमीटर्स आपको एक्सोस्फियर देखने मिलता है। अब इस तरह से ये सब आपको देखने मिलते हैं। 13 किलोमीटर्स तक, यहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर, फिर यहाँ से हम कहेंगे ऊपर जो है 80 किलोमीटर तक आपको देखने मिलेगा मीजोस्फियर। उसके ऊपर और जाओगे तो 400 किलोमीटर्स तक आपको थर्मोस्फियर देखने मिलेगा, और उसके ऊपर आपको मोर देन 40 किलोमीटर्स आपको एक्सोस्फियर देखने मिलता है। अब इन सब की कुछ ना कुछ हम कहेंगे कि जितनी भी ये लेयर्स हैं इसको कुछ ना कुछ आपको देखने मिलता है कि उसकी कुछ स्पेशलिटी है सबकी। अब इनकी क्या क्या स्पेशलिटी है ये भी देख लेते हैं एक एक करके, जैसे कि एनसीईआरटी में हमें दिया है। तो चलिए यहाँ पे हम देखना शुरू करते हैं ट्रोपोस्फियर से। ट्रोपोस्फियर जो होता है, दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है, जैसे मैं बता चुका हूँ। एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं पे आपको मिलती है। ऑलमोस्ट जितने भी वेदर फेनोमेनन हैं, जैसे रेनफॉल हो गया, फॉग हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया, ये पूरे इसी लेयर में होते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये जो सबसे नीचे की लेयर है यहीं पे होता है ये सब, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, उसके बाद की लेयर ये वाली। अब जब हम स्ट्रेटोस्फियर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर के ऊपर आपको स्ट्रेटोस्फियर देखने मिलता है। ये अप टू 50 किलोमीटर हाइट तक आपको देखने मिलता है, 50 किलोमीटर तक आपको देखने मिलेगा, वो रहेगा स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद ये जो लेयर होती है ये फ्री होती है, यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं और यहाँ पे एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन भी नहीं होते हैं। इस कारण ये बहुत अच्छे माने जाते हैं, आइडियल होते हैं एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए, ठीक है। यानी आप देखोगे कि ऊपर क्लाउड्स नहीं होंगे तो एरोप्लेन यहाँ पे आराम से उड़ सकते हैं, आइडियल कंडीशंस होती हैं यहाँ पे प्लेन के उड़ने के लिए। एक इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फियर का ये है कि इसके पास ओजोन गैस की लेयर होती है। यहाँ पे ओजोन लेयर है, और ये जो ओजोन गैस होती है ना, तो वो होता है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल सन रेज से। यूवी रेज को वो हम तक वैसे क्या वैसा पहुंचने नहीं देती है। इसको काफ़ी हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक रोकती है अल्ट्रा वायलेट रेज को, जो कि ओजोन है वो मीजोस्फियर में आपको यहाँ पे देखने मिलता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है ओजोन। उसके बाद अगला जो आता है वो है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर की बात करें तो दिस इज थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फियर, और ये आपको स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर देखने मिलता है। लगभग 80 किलोमीटर के हाइट के अप टू 80 किलोमीटर के हाइट तक आपको मीजोस्फियर देखने मिलता है। मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो यहीं पे बर्न अप होते हैं इसी लेयर में, और उसके बाद वो है ना, यानी हम कहेंगे कि वहीं पे रहते हैं मेटेरॉइड्स जो है ना, दिस लेयर और एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। ये आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं मीजोस्फियर में। फिर आपको मेटेरॉइड्स होते हैं, ये मीजोस्फियर है। मीजोस्फियर के ऊपर थर्मोस्फियर,
थर्मोस्फीयर की अगर बात करें तो थर्मोस्फीयर में जो टेम्परेचर होता है वो रैपिडली, है ना, हम कहेंगे कि इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रोपोस्फीयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, आपके एलिवेशंस बढ़ते हैं या फिर हम कहेंगे अल्टीट्यूड बढ़ता है तो टेम्परेचर कम होते जाता है। बट थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे आप ऊपर जाना शुरू करते हो टेम्परेचर अब बढ़ना शुरू हो जाता है ना। तो आयोनोस्फीयर जो होता है वो इसी का पार्ट है। आयोनोस्फीयर की अगर बात करें तो वो थर्मोस्फीयर का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो हम कहेंगे इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आइनोस्फीयर है तो यहाँ पे ये जो लेयर होती है इट हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। रेडियो के जो ट्रांसमिशन होते हैं ना, इतना पॉइंट इतना इतना पॉइंट, ये वो जितने भी आपको फ्रिक्वेंसीज यहाँ से ट्रांसमिशन होते हैं रेडियो के, और हम कहेंगे कि रेडियो वेव्स जो है ट्रांसमिट होती है फ्रॉम अर्थ, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है इसी लेयर से अर्थ पे, इसलिए ये फ्रिक्वेंसी हम कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आपकी रेडियो वेव जो है ये यहीं से ट्रांसफर, यानी हम कहेंगे यहीं से ट्रांसमिटेड रहती है, तो ये यहीं से रिफ्लेक्ट होती है, तो यहीं से ट्रांसमिट होगी वो, तो ये हमें देखने मिलता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने मिलता है। वैसे ही एक्सोस्फीयर है सबसे ऊपर की लेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। ये जो लेयर है ये बहुत थीन एयर है। लाइट गैसेज जैसे कि हम कहेंगे हीलियम और ऑक्सीजन जो होता है, हीलियम और हाइड्रोजन जो होता है ना, वो फ्लोट करता है स्पेस में से एक्सोस्फीयर में। तो आपने देखा कि सबकी कुछ ना कुछ यहाँ पे खास चीज़ें हैं, ट्रोपोस्फीयर हो, स्ट्रेटोस्फीयर हो, मीजोस्फीयर हो, थर्मोस्फीयर हो या एक्सोस्फीयर हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पता चलती हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें आगे का जो टॉपिक है वो है वेदर एंड क्लाइमेट। तो अभी हमने जो पढ़ा जो भी पार्ट पढ़ा वो एटमॉस्फेयर का पार्ट था हमारा, एयर में। एटमॉस्फेयर को ख़त्म करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम वेदर और क्लाइमेट को पढ़ने वाले हैं। तो वेदर और क्लाइमेट को जब हम पढ़ते हैं उसके पहले आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। लेट्स डू फॉर 10 days नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस ऑकरिंग इन द वेदर। आप सच में ऑब्जर्व करोगे कि बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत चेंजेस। अब वेदर और क्लाइमेट, इज इट गोइंग टू रेन टुडे, ऐसा किसी ने सवाल किया। विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे टुडे, ये भी सवाल किया। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दिस फॉर्म ऑफ एंक्शियस क्रिकेट फैन स्पेक्युलेटिंग द फेट ऑफ अ वनडे मैच, है ना। आज बारिश गिरेगी क्या, गिर गई तो फिर मैच कैंसिल हो जाएगी। आज धूप आएगी क्या, आज ब्राइट रहेगा क्या। इफ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब, है ना। वेदर जो होता है इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हम कहेंगे जैसा क्लाइमेट होता है ये सालों साल बनी हुई कोई हम कंडीशंस कहेंगे, बट वेदर जो होता है ये और टू और चेंज होता है। अभी धूप थी, अभी गर्मी थी, अभी ठंड पड़ रही है, दैट इज वेदर। डे टू डे, कल ऐसा वेदर था आज ऐसा वेदर है, तो ये डे टू डे चेंज होता है। जैसे हम कहेंगे हॉट और ह्यूमिड वेदर जो होता है ये इरिटेबल लगता है, आपको पसंद नहीं होता है। वही अगर प्लीजेंट वेदर जैसे कि हम कहेंगे ब्रीजी वेदर जो होता है वो आपको बहुत खुश रखता है, इवन प्लान करता है कि चलो आज कहीं आउटिंग पे जाएंगे, चलिए आज घूमने जाएंगे, बहुत सुहाना मौसम है ना। वेदर जो होता है कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे, ये भी आपको पता चलता है। रोज आपको वेदर चेंज होते हुए दिखता है, बट एवरेज वेदर कंडीशंस जो होती है किसी भी प्लेस की फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम इज रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। आपको ये भी पता है इट रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट। जैसे आपको पता है लंबे समय तक अगर देखोगे इन चीज़ों को तो ये क्लाइमेट बनता है, कुछ समय तक देखोगे तो ये बन जाता है, हम कहेंगे आपका वेदर, एक रोज का या कुछ आवरली बेसिस पे। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। हमारे यहाँ क्लाइमेट फोरकास्ट क्यों नहीं आता और वेदर फोरकास्ट क्यों आता है, ये आपको पता चल चुका है। लंबे समय तक के लिए क्लाइमेट, शॉर्ट समय तक के लिए वेदर। हाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन, हम कहेंगे यहाँ आप गिनोगे और बताओ कितने पार्ट्स है ये इन द सन्स एनर्जी, है ना। तो आप ये जीरो को गिनते गिनते आपको पता चलेगा कि भाई ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ये नंबर आपको ही गिनना है, ये नंबर मैं नहीं बताऊंगा। तो हम कहेंगे कि अर्थ जो होता है इसके पास एक ही पार्ट आता है इतने पार्ट्स में से, सन के एनर्जी का। तो सोचिए सन में कितनी एनर्जी और हमारे पास कितनी कम आ रही है। आगे हम जाएंगे फिर भी अर्थ पे इतनी एनर्जी है, सोलर एनर्जी। अब सोचिए आप खुद ही। आगे हम बढ़ेंगे तो टेम्परेचर को अलग से यहाँ पे हमें बताया गया है, दूसरा हमें एयर प्रेशर पढ़ना है और तीसरा हमें विंड पढ़ना है। ये तीन चीज़ें अब हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को देखेंगे, एयर प्रेशर को देखेंगे, विंड को देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। इतने आपको जो पोर्शन है वो आज कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और कुछ आपको मॉइस्चर के बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी रहेगी, ठीक है। विंड हो गया, विंड के अलावा आप यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मॉइस्चर के बारे में भी
पढ़ोगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको आज पढ़नी है। तो चलिए अब थोड़ा सा पोर्शन बचा है, जल्दी जल्दी इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। आपको जो टेम्परेचर फील हो रहा है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। जितना डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कितना कोल्डनेस एयर का, उसको टेम्परेचर कहा जाता है। टेम्परेचर जो होता है एटमॉस्फेयर में वो चेंज होता है नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। आपको तो पता है विंटर में कम टेम्परेचर, समर में ज़्यादा टेम्परेचर, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर, नाइट में ज़्यादा टेम्परेचर, है ना। समर्स आर विंटर देन समर्स आर हॉटर देन विंटर्स। उसके बाद आगे आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया, इंसोलेशन। अब इंसोलेशन क्या होता है ये भी हम देखते हैं। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर एनर्जी अर्थ पे आ रही है उसको इंसोलेशन कहा जाता है। देखो सोलर से ये सोलेशन जुड़ा हुआ है, तो इंसोलेशन क्या है आपको ये पता चल गया। और अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो होता है इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, तो आप अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो इंसोलेशन कम कम आते जाएगा। इक्वेटर पे डायरेक्टली गिरेगा सनरेज, आपको पता है अर्थ एक एंगल बना के घूम रही है, उस एंगल के कारण जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे तो सोलर रेडिएशन कम होते हुए आपको देखने मिलते हैं। देयरफॉर हम कहेंगे द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। टेम्परेचर भी कम कम होते जाता है, इंसोलेशन कम आएगा। यानी हम कहेंगे कि जो रेडिएशंस होते हैं सोलर, जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है अर्थ के ऊपर, वो कैसे आ रही है, तो डायरेक्टली नहीं आ रही है, इसलिए टेम्परेचर कम हो जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। ठीक है, तो यही उसका रीज़न है कि वो एक एंगल बना के हैं। अर्थ का टेम्परेचर जो होता है इफ़ इट राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने से बहुत सारे क्रॉप्स आ नहीं पाएंगे, तो टेम्परेचर जो होते हैं वो बहुत हायर होते हैं देन दैट ऑफ विलेजेस। शहरों में ये भी देखने मिलता है। और उसके अलावा हम कहेंगे कि कॉन्क्रीट एंड द मेटल इन बिल्डिंग एंड द एसफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। शहरों में इसीलिए बिल्डिंग्स में मेटल जो यूज़ किया है, एसफल्ट जो रोड में यूज़ किया है, ये गर्म हो जाता है और इस कारण हम कहेंगे कि टेम्परेचर शहरों में ज़्यादा होता है। हीट जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है रात के समय पे। क्राउडेड जो होता है हाई राइज ऑफ बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, है ना। तो क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, वहाँ पे पूरी ट्रैप कर रखती है ये वार्म एयर को। इस कारण जो टेम्परेचर है ये सिटीज़ का बढ़ जाता है, ये भी आपको पता चलता है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और इसको इन्वेंट किया था एंडर्स सेल्सियस ने, इसलिए इसका नाम सेल्सियस रखा गया है। ऑन द सेल्सियस स्केल वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे बॉईल करने लगेगा और 0 डिग्री पे वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, ये आपको पता चलता है। तो ये हो गया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का यूज़ होता है। दूसरी बात है बैरोमीटर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। वैसे ही रेन गॉज अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करता है। तो हम कहेंगे कि विंड वेन, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है विंड की। ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे पता चल जाती हैं। जब ये पता चलते हैं तो हम आगे का जो पोर्शन है एयर प्रेशर उसको पढ़ते हैं। You will be surprised to know that air above us presses us with the great force on our bodies, है ना। तो ऊपर से अभी आप ये इमेजिन नहीं करोगे, आप सरप्राइज हो जाओगे जब आपको ये पता चलेगा कि ऊपर से एयर आपको दबा रही है, एयर आपको प्रेस कर रही है। However, we don't even feel it, फील भी नहीं हो रहा है आपको, बट ऐसा हो रहा है। This is because the air pressure from air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure। एक तरफ से अगर कोई प्रेशर डाले तो फील होता है, पूरे तरफ से एक जैसा प्रेशर आ रहा है, इसलिए आपके बॉडी को ये प्रेशर फील नहीं हो रहा है। बट ये याद रखिए कि एयर आपको ऊपर से प्रेस कर रही है। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। आपके ऊपर कोई चीज़ का वेट रख दे अगर, तो आपको प्रेशर तो आएगा, आपके ऊपर बनेगा ही। वैसे ही अगर इतनी बड़ी जो एयर है अर्थ सरफेस पे, वो जब आपको वहाँ पे उसका जो वेट है वो भी तो आपको प्रेस कर रहा होगा वेट, इसीलिए ये जो प्रेशर आ रहा है इस कारण इसे कहा जाता है एयर प्रेशर। एज वी गो अप इन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, द प्रेशर जो होता है वो गिरने लगता है रैपिडली। जैसे जैसे आप ऊपर के लेयर्स में जाते रहते हो एटमॉस्फेयर के, तो ये प्रेशर जो होता है ये रैपिडली गिरने लगता है। तो एयर प्रेशर जो होता है इज हाईएस्ट एट सी लेवल।
है ना, ज़्यादा तो रहेगा ही। अब आप एकदम नीचे हो तो ज़्यादा एयर है आपके ऊपर, तो प्रेशर उतने एयर का ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे ऊपर आओगे तो प्रेशर जो एयर का है वो गिरते जाएगा। तो एयर प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पे ज़्यादा होगा, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट के साथ वो एयर प्रेशर जो है वो कम होते जाएगा। हॉरिजॉन्टली अगर देखा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर जो होता है वो टेम्परेचर ऑफ एयर से भी तो जुड़ा हुआ है कि कितना एयर प्रेशर रहेगा। यानी हम कहेंगे इन एरिया जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, एयर वहाँ पे हीट हो जाती है, और एयर हीट होने के बाद क्या होती है, ऊपर जाती है। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ लिया, एयर गर्म होगी, हीट होगी तो एयर राइज करेगी। सो इस कारण हम कहेंगे लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब एयर ऊपर जाते जा रही है तो नीचे प्रेशर नहीं डाल पा रही है, तो ये आपका लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर जो होता है वहाँ पे क्लाउडी स्काइज, वेट वेदर, ऐसा कुछ सब कुछ देखने मिलता है, क्योंकि हीट जो होती है एयर वो ऊपर निकलने लगती है। तो ये याद रखिएगा, ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एयर प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ फील होगा, तो सी लेवल पे फील होगा। दूसरी बात, जैसे जैसे आप ज़्यादा हाइट पे जाते जाओगे तो आपको लो एयर प्रेशर देखने मिलेगा। तीसरी बात, आपने ये बोला कि ये जो एयर प्रेशर होता है ये टेम्परेचर ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है। एयर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, हीट जो होती है ये एयर जो होगी वो हीट करेगी, और हीट होने के बाद मैंने बताया एयर राइज कर जाती है ऊपर राइज करेगी तो लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, और लो प्रेशर में आपको देखने मिलते हैं क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर। अब जहाँ पे लो टेम्परेचर है वहाँ क्या होगा, एयर कोल्ड होगी। एयर कोल्ड होने के बाद कहाँ रहती है, नीचे रहती है। नीचे रहेगा तो आपको भारी लगेगी, वो आपको हेवी लगेगी। हेवी एयर जो होती है वो सिंक कर जाती है नीचे और हाई प्रेशर एरिया बना देती है। हाई प्रेशर जो होता है इट एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। क्लियर स्काई होता है, सनी स्काई होता है, और आपके ऊपर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लगता है, एयर प्रेशर। तो एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ये वाला पॉइंट एकदम याद रखिए, लिखना है तो लिख के रखिएगा। एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, लो से हाई में मूव नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लो प्रेशर एरिया, अब आपको ये पता है लो प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा, लो प्रेशर एरिया वहाँ बनेगा जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, और हाई प्रेशर एरिया कहाँ बनेगा, जहाँ पे टेम्परेचर कम है। वैसा ही अगर आप ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो आपको कैसा देखने मिलेगा एरिया, तो हाइट पे जैसे जैसे जाओगे तो आपको कम होते हुए दिखेगा टेम्परेचर, और एयर भी कम होती हुई दिखेगी। एयर कम होती है इस कारण, टेम्परेचर कम होता है इस कारण नहीं। ऊपर जाते जाते जाओगे तो एयर कम होती है, इसलिए जैसे जैसे आप में हाइट ऊपर जाते हो तो लो प्रेशर बनते जाता है। नीचे नीचे आओगे तो हाई प्रेशर बनते जाएगा, और एयर कैसे मूव होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज में। अब देखते हैं कि यहाँ पे ऑन द मून देयर इज़ नो एयर, ये आपको बता देता, इसलिए वहाँ पे कोई एयर प्रेशर है ही नहीं। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं जिसमें एयर है जब वो मून पे जाते हैं। इफ दे डिड नॉट वियर स्पेस सूट, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल बर्स्ट, है ना। तो आपके ब्लड वेसल जो होंगे वो बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ही नहीं है। अब प्रेशर बना के आपको क्या करना पड़ता है, तो ऐसे सूट पहनने पड़ते हैं जिसमें एयर भरी होती है। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो ब्लीड करने लगेंगे अगर वो ना पहने तो, क्योंकि एयर ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे पता चलती है। अगला, डू यू नो, क्या आपको पता है विंड इज नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जैसे हम कहेंगे विंड जो ब्लो होती है वेस्ट से, उसे वेस्टर्ली कहा जाता है। अब जो ईस्ट से ब्लो होती है उसे क्या कहा जाएगा, ये तो आप जानते ही हो, है ना, वेस्टर्ली वैसे ईस्टर्ली, ये सब आपको यहाँ पता चलता है। तो विंड जो मूवमेंट होती है एयर की हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में, इट्स कॉल्ड विंड। ये लिखना है तो लिख के रखिएगा, एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ये याद रखना है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जो मूव करती है उसको विंड कहा जाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन एंड द पेवमेंट और अप्रोच ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ये आपको पता चलता है। तो विंड कैसे ब्लो कर रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, और ये जो विंड का ब्लो होना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, इसे एयर का ब्लो होना है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, इसे विंड कहा जाता है। समटाइम्स जो विंड होती है, व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। ये भी आपको दिखता है, जब वो धीरे धीरे मूव करती है तो आपको ये दिखता है कि वो अपने साथ स्मोक लेके जा रही है, या फिर हम कहेंगे फाइन डस्ट लेके जा रही है। एट टाइम्स विंड कैन बी सो स्ट्रांग दैट इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। ये तो आपने बचपन में फील किया होगा। देखिए कभी कभी आप कहीं छत पे खड़े हो, बहुत जोर से विंड आ रही है, तो आपके घर वाले बोलेंगे कि भाई तुझे विंड उड़ा के ले चले जाएगी, तो थोड़ा पकड़ के खड़े रहो, क्योंकि विंड से हम
एक तरह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसका सामना करना, इतने फास्ट भी बहती है। आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको अम्ब्रेला विंडी डे में होल्ड करना भी मुश्किल होता है, अम्ब्रेला उड़ने लगता है। तो थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू, है ना। तो जस्ट इमेजिन करके रखना है कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स दिए थे ये स्ट्रॉन्ग विंड जो बह रही है उसने। विंड्स जो होती है उसको क्लासिफाई किया जाता है 3 टाइप्स में, एक होती है परमानेंट विंड, दूसरी होती है सीजनल विंड और तीसरी होती है लोकल विंड्स। 3 इसमें हम विंड को हम कहेंगे कि क्या करते हैं, तो इसको हम क्लासिफाई करते हैं। विंड का क्लासिफिकेशन जो है ये काफ़ी एक अच्छा क्लासिफिकेशन है। तो ये जहाँ जहाँ क्लासिफिकेशन होते हैं उसके लिए आप फ्लो चार्ट बनाते चलते हैं, मुझे पता है आप ये फ्लो चार्ट बनाते रहते हैं आपके नोट्स में, और आपने हर चीज़ के लगभग फ्लो चार्ट बना के रखे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे विंड के बना के दिखा रहा हूँ। विंड 3 तरह की होती है। पहली हम कहेंगे वो है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड। दूसरी जो विंड की टाइप है वो है सीजनल विंड। और तीसरा जो विंड का टाइप होता है ये है लोकल विंड्स। इस तरह से 3 टाइप्स ऑफ विंड आपको देखने मिलती हैं। अब सबसे पहले आपको विंड में बता दो, परमानेंट विंड को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कैसी होती है, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज होती है। परमानेंट विंड को भी हम 2 इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज। वेस्ट से बहने वाली वेस्टर्ली, ईस्ट से बहने वाली ईस्टर्लीज। ठीक है, ये आपको पता चल गया। उसके अलावा आगे आपको जो आते हैं उसमें फिर अलग अलग विंड्स देखने मिलती है, बाकी इसमें फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। तो चलिए एक एक करके इन विंड्स को पढ़ लेते हैं, किस तरह से उन्होंने हमें जो चीज़ें बताई है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले परमानेंट विंड उन्होंने बताया, इसको ट्रेड विंड भी कहा जाता है क्योंकि इनका यूज़ किया जाता था ट्रेडिंग के लिए। पहले की जो शिप्स हुआ करती थी वो कोई इंजन पे नहीं चलती थी, कोई मशीन पे नहीं चलती थी, वो जो है एयर के थ्रू चलती थी। तो एयर कहाँ से कब बहती इनको पता था, उसके अकॉर्डिंग ही ये शिप को एडजस्ट करके वहाँ से वहाँ पहुँचाते थे, इसलिए इसको ट्रेड विंड भी कहा जाता है। इसके 2 टाइप होते हैं, ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज, और हम कहेंगे ये परमानेंट विंड्स होती हैं। ये जो होती है ये कॉन्स्टेंटली ब्लो होती है पूरे साल, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये ब्लो होती है, ये आपको देखने मिलती है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड यहाँ पे देखिए ईस्टर्ली वेस्टर्ली, फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, ये सब है, ये आपको यहाँ देखने मिलती है। सीजनल विंड्स होती है दूसरी। सीजनल विंड्स यानी ये जो विंड होती हैं ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है सीजन्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल इसका एक मॉनसून विंड है, ये सीजनल विंड है, एक सीज़न में आती है फिर अपनी डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग सेट करती है। ये सीज़न में यहाँ से फ्लो होगी, ये सीज़न में यहाँ से ब्लो होगी, ये कहाँ से कैसे ब्लो होगी ये सीज़न के अकॉर्डिंग ये अपनी डायरेक्शन बदलती है। तीसरी जो होती है वो लोकल विंड्स होती हैं। ये जो लोकल विंड होती हैं ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या फिर ईयर में एक छोटे से एरिया में बहती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे लैंड एंड सी ब्रीज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना, इट इज़ कॉल्ड लू, जो हमने पिछले बार देखा था। जो लू होती हैं ये भी वैसी होती है, हॉट और ड्राई लोकल विंड होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल विंड जो होती है वो पर्टिकुलर पीरियड में बहती है और वो भी स्मॉल एरिया में, ऐसा नहीं कि पूरे अर्थ पे बहेगी, इसलिए उसको लोकल विंड कहा जाता है, ठीक है। तो विंड के बारे में ये चीज़ें जब आपको पता चलती हैं तो आपको ये बता दूं। अब यहाँ पे आप इस अर्थ को देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ 90 डिग्री साउथ, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे पोल्स है। अब पोल्स जो होता है वहाँ क्या होता है और क्या नहीं, ये सब चीज़ें पहले समझ के लेते हैं। अब हम कहेंगे कि आपको पता है कि ये जो इक्वेटर होता है ये लो प्रेशर होता है, इसको डोल्ड्रम्स कहा जाता है। और आपको पता है कि जो ट्रॉपिकल होता है ये हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, सब पोलर में फिर से लो प्रेशर देखने मिलता है और उसके नीचे हाई प्रेशर देखने मिलता है। ऐसे बेल्ट्स हैं, हाई प्रेशर बेल्ट सबसे ऊपर, उसके नीचे लो प्रेशर, फिर उसके नीचे हाई प्रेशर और उसके नीचे लो प्रेशर। ये भी आप याद रखोगे तो आपको पता चलेगा। जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहती है तो ये पोलर ईस्टर्लीज है जो ईस्ट से निकलती है, इसलिए इसको कहा जाता है ईस्टर्लीज। और ये कहाँ से बहती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब नीचे जो आएगी वो हाई प्रेशर नीचे, ऊपर लो प्रेशर है तो नीचे से ऊपर बहेगी, बट इसका जो डायरेक्शन है ये वेस्ट से निकल रही है, वेस्ट से, देखेंगे ये वेस्ट साइड है, वेस्ट से निकल रही है इसलिए वेस्टर्लीज।
फिर से आप कहेंगे हाई प्रेशर बना है, उसके नीचे लो प्रेशर है, फिर से अब ऊपर से निकलेगी और नीचे की तरफ बहेगी, यानी हम कहेंगे कि ये हॉर्स लैटिट्यूड इसे कहा जाता है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, इसमें जो विंड होती है ये कहाँ से निकल रही है, तो ये निकल रही है, हम कहेंगे फिर से ईस्ट से। ये भी ईस्टर्लीज होती है, तो इसको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड कहते हैं। इसके थ्रू ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे लोग पहुँचते थे और वापस जाते थे यहाँ से। तो हम कहेंगे कि ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड्स जो है ये हम कहेंगे कि यहाँ पे ये बहती हैं, क्योंकि नीचे फिर से कैसा है, हाई प्रेशर है। मानसून का भी यूज़ करते थे यहाँ पे आने के लिए। इंडिया में तो मानसून के कारण बहुत ट्रेडिंग पॉसिबल हो जाती थी, क्योंकि एक टाइम पे मानसून आता है तो उसके साथ साथ आप एक साइड से दूसरे साइड पहुँच सकोगे, और जब वापस जाता है तो आप वहाँ से वापस भी जा सकते हैं, या फिर वाइसी वर्सा जो भी रहेगा वो। तो हम कहेंगे कि सब ट्रॉपिकल नीचे हाई प्रेशर है तो ऊपर की तरफ बहेगी, नीचे की तरफ बहेगी। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर बहते रहती हैं। ये पूरे अर्थ पे इस तरह की विंड होती है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा। प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनते हैं, नीचे से शुरू करेंगे हाई प्रेशर, फिर 60 डिग्री पे आओगे सब लो प्रेशर, फिर आप 35 डिग्री तक आओगे तो आपको फिर से देखने मिलते हैं वो रहेंगे, है ना, हम कहेंगे हाई प्रेशर। फिर 0 डिग्री पे आपको देखने मिलते हैं लो प्रेशर। फिर से ऊपर जाओगे 30 से 35 के बीच में आपको देखने मिलेंगे हाई प्रेशर। फिर से 60 डिग्री पे जाओगे लो प्रेशर। फिर से आप पोल्स पे जाओगे हाई प्रेशर। ये पूरा अर्थ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं साइक्लोन। ओडिशा जो है इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, और वहाँ पे साइक्लोन्स जो है वो बहुत चलते, बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन आते हैं। ऑन 17 एंड 18 अक्टूबर 1999 साइक्लोन जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट कर गए। अनादर सुपर साइक्लोन जो होता है 29 नवंबर 1919 को आया और फिर से बहुत सारे पोर्शन को ये खराब करके चले गया। डैमेज जो हुआ ये 3 फैक्टर्स के कारण हुआ। एक तो विंड की जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, उसके कारण, दूसरा रेनफॉल के कारण, और तीसरा टाइड्स जो बह रहे थे उसके कारण। विंड जो होती है वो 260 किलोमीटर्स तक यहाँ पे पर आवर के स्पीड से यहाँ पे गई है, और ये 36 आवर्स तक चली। आप सोचिए 36 आवर्स तक अगर कंटिन्यूसली ऐसी विंड बहते रहेगी तो क्या बहुत बड़ा वो नुकसान करके जाएगी। हाई वेलोसिटी विंड्स जो होती है, इन्होंने ट्रीज को भी उड़ा दिया, उसके साथ साथ हम कहेंगे कि जो कच्चा हाउसेस थे उसको भी उन्होंने, है ना, डैमेज कर दिया। रूफ टॉप जो होते हैं इंडस्ट्रियल शेड के वो भी उड़ा दिए। बहुत सारे घर जो होते हैं वो पूरे घर के घर उड़ गए। पावर सप्लाई और टेलीकॉम जो लाइंस होती है वो भी टूट गई। हेवी रेन आ गया अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द साइक्लोन। 3 दिन कंटिन्यू रेनफॉल चला। दिस रेन लेड टू फ्लडिंग इन द मेजर रिवर ऑफ ओडिशा, है ना। इस कारण, रेन के कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आई, और साइक्लोनिक विंड जो होती हैं कॉज टाइडल वेव्स दैट स्वेप्ट 20 किलोमीटर्स। अब यही है कि विंड्स ने वहाँ पे टाइड्स को भी बढ़ाया, और इस कारण हम कहेंगे कि ये जो वेव्स आती है ये 20 किलोमीटर तक बढ़ गई इनलैंड पे, और फिर हम कहेंगे कि ब्रॉट मैसिव डिस्ट्रक्शन इस कारण आया टू द कोस्टल एरिया। 7 से 10 मीटर हाई टाइडल वेव जो थी वो सडनली आ गई और मैसिव डैमेज करके निकल गई पैडी क्रॉप्स को। इतनी बुरी हालत उड़ीसा की हो गई थी। साइक्लोन जो होता है इट ओरिजिनेट एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1999। धीरे धीरे वो मूव करते गया नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और इट इंटेंसिफाइड टू द सुपर साइक्लोन बन गया वो, एंड हिट द एरिया बिटवीन एरासामा एंड हम कहेंगे बालीकुडा, यहाँ पे इन ओडिशा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30 AM। बहुत बुरा था ये साइक्लोन। इसको सुपर साइक्लोन कहा गया। और जो सुपर साइक्लोन होता है इंटायर ओडिशा कोस्ट पर इंक्लूडिंग सिटी ऑफ भुवनेश्वर और कटक, इनको भी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे डिस्ट्रक्शन करके गया। यहाँ पे भी 28 कोस्टल टाउन्स के बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ। अबाउट 30 मिलियन पीपल अफेक्ट हुए, और लार्ज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक जो होते हैं वो यहाँ पे मारे गए। क्रॉप्स की बात करें, पैडी की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, ये हेवीली डैमेज हो गए। और सलाइनेशन जो कॉज हुआ, यानी सेलिनाइजेशन, यानी हम कहेंगे जो सैलिनिटी थी, जो सॉल्ट होता है टाइड के साथ वो आता है, उस कारण बहुत सारे एग्रीकल्चरल लैंड भी इनफर्टाइल हो गई, उसमें पूरी सैलिनिटी बढ़ गई। लार्ज ट्रैक जो थे, साल ट्री, टीक ट्री, बाम्बू प्लांटेशन, ये पूरे डिसअपियर हो गए। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं बिटवीन पारादीप एंड कहेंगे कोणार्क जो है वो वैनिश हो गए पूरी तरह से। बहुत बुरा अफेक्ट करके गया था ये साइक्लोन। आपको कमेंट सेक्शन में कुछ मेजर साइक्लोन्स के नाम लिखने, और रिसेंटली कोई साइक्लोन आया होगा तो उसका ईयर और उसका नाम आपको नीचे लिखना है, और किस जगह पे आया था ये भी लिखना है। आगे हम चलते हैं तो हमें लास्ट टॉपिक जो है मॉइस्चर ये देखने मिलता है। अब मॉइस्चर क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। When water evaporates from land and different water bodies, सबसे पहले क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट करता है। आपको तो पता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है इवेपोरेशन बढ़ता है, वाटर वेपर ऊपर जाते हैं, है ना। तो ये वेपर जो पानी के ऊपर जा रहे हैं इसको इवेपोरेशन कहते हैं।
तो हम कहेंगे मॉइस्चर जो होता है एयर में एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो मॉइस्चर जो आएगा एयर में, जितना मॉइस्चर है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। यानी वाटर वेपर बढ़ेगा उस कारण मॉइस्ट होगी एयर और उसको ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिड एयर कहा जाएगा। जब एयर होता है ये फुल हो जाती है वाटर वेपर से तो हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं ना आज का दिन बहुत ह्यूमिड है। और जैसे जैसे एयर ठंडी होते जाती है तो उसकी कैपेसिटी जो होती है टू होल्ड वाटर वेपर ये बढ़ जाती है। सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, इसलिए वो और ज़्यादा ह्यूमिड होते जाते हैं। तो समझ जाइए, जब हवा गर्म होगी तो उसकी कैपेसिटी किस चीज़ को होल्ड करने की, पानी को होल्ड करने की, वाटर वेपर को होल्ड करने की बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण ज़्यादा ह्यूमिड हमें फील होता है जब एयर वार्म होने लगती है। और न ह्यूमिड डे क्लॉथ जो होते हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं ड्राई होने के लिए, और स्वेट जो होता है अपने बॉडी में वो भी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी एयर में। अब और आपके इसमें इवेपोरेशन कहाँ होने वाला है, तो ये आपको देखने मिलता है और आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल लगता है ह्यूमिड डे पे। व्हेन वाटर वेपर राइजेस, ऊपर जाता है और वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है जिस कारण ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर गिरते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप कोई पानी गर्म करो उसमें से वेपर्स निकलने लगे, उसके ऊपर कुछ ढक्कन रख दो, गैस को बंद कर दो। आपको धीरे धीरे जब वो ठंडा होते रहेगा तो जो ढक्कन है उसके ऊपर जो भी इवेपोरेशन के थ्रू ये वाटर वेपर जम गए थे ये धीरे धीरे ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे गिरते हुए दिखेंगे। वैसा ही ऊपर भी होता है। ठीक है, नीचे से वेपर ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, जब कंडेंस होता है तो उस कारण वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। क्लाउड क्या होते हैं? क्लाउड सिर्फ ये वाटर ड्रॉपलेट के मासेस है बड़े बड़े, ये पानी से बने हुए होते हैं। ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर के ये बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं और ये हम कहेंगे एयर में फ्लोट नहीं हो पाते। देन दे कम डाउन एज प्रेसिपिटेशन। अब हेवी होने के कारण वो बरसने लगते हैं, काफ़ी टाइम तक ऊपर रहते रहते और फिर नीचे गिरने शुरू कर देते हैं। उसके अलावा जेट प्लेन्स जो होते हैं फ्लाइंग इन द हाई स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। ये कैसा होता है ये भी देखना है। अब हम कहेंगे कि जेट प्लेन के पीछे आपको वाइट ट्रेल देखने मिलती है क्योंकि मॉइस्चर जो होता है उनके इंजन से निकल रहा है वो कंडेंस होता है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन दे आर ऑन एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। तब तक आपको वो देखने मिलता है, फिर धीरे धीरे वो भी गायब हो जाता है। तो यही है, वहाँ से जो मॉइस्चर निकल रहा है ना, तो इंजन से वो कंडेंस होता है, इसलिए वो आपको दिखता है जैसे वाटर वेपर ऊपर जाके रुका हुआ है, क्लाउड बना है, वैसे ही वो क्लाउड की तरह ही है। उसके अलावा जो प्रेसिपिटेशन होता है जो नीचे आता है अर्थ पे इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। प्लांट्स जो होते हैं दे हेल्प प्रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड आर कट, जब ट्रीज को कट किया जाता है हिल साइड पे, रेन वाटर जो होता है वो माउंटेन से फ्लो होने लगता है और उस कारण फ्लडिंग हो जाती है नीचे के एरिया में, इसलिए ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, है ना। तो प्लांट क्या करेंगे, वाटर को प्रिजर्व करने का काम करेंगे। जैसे CO2 को भी अपने अंदर ट्रैप करके रख रहे थे वैसे पानी को भी वो अपने अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है वो रेन वाटर से ही आया है। और ट्रीज को काटना इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि रेन वाटर डायरेक्टली फ्लो होने लगेगा और नीचे के जो एरिया है, पहाड़ के नीचे के एरियाज, वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल: कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अब यहाँ पे अगर देखा गया तो तीनों तरह के रेनफॉल आपको मैं दिखा देता हूँ जैसे कि ये फिगर में उन्होंने दिखाए हैं। तो सबसे पहले आप देखते हो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। अब साइक्लोन के कारण कुछ बादल बहते हुए आए, यहाँ पे रुक गए, वार्म एयर जो थी वो ऊपर गई, कोल्ड एयर यहाँ से आई, इस कारण बारिश गिरी, इसको साइक्लोनिक कहा जाता है। अब ये जो ओरोग्राफिक है क्या होता है कि विंड आ रही है, बहा के लेके जा रही है क्लाउड्स को, क्लाउड्स बहते बहते ये पहाड़ के कारण यहाँ रुक गए और यहाँ पे बरस गए, इसको कहा जाएगा फिर हम कहेंगे ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल, जो रिलीफ के कारण हो रहा है। अगला है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी क्या हुआ कि आपका यहाँ पे इवापोरेशन हुआ और फिर बारिश गिरी, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। साइक्लोन के कारण ओरोग्राफ यानी जो माउंटेन से उसके कारण, कन्वेक्शनल यानी डायरेक्टली इवापोरेशन हो जाता है उस कारण आ रही है रेनफॉल। तो इस तरह के आपको देखने मिलते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के टाइप्स जो होते हैं आगे और आपको डिटेल में पढ़ने ही है, इस NCERT के लेवल से आपने यहाँ पे स्टडी किया। अगला हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। रेनफॉल जो होता है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस तो हमें वाटर की कमी, वाटर की स्कैरसिटी महसूस होगी, ड्रॉट आएगी, सूखा पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अकाल पड़ेगा, ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर फ्लड्स टू टेक प्लेस। और वैसे ही देखेंगे तो हमें कहेंगे कि अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको फ्लड भी देखने मिलेगा। तो अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन जो है वो स्नो, स्लीट और हेल, ये 3 भी प्रेसिपिटेशन है। स्नो गिर रहे यानी भी बारिश है, ऐसा मत समझिए कि स्नो गिर रहा है यानी उसको बारिश नहीं करेंगे। स्नो का गिरना उसको भी बारिश ही कहते हैं।
ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलती है। तो इस तरह से आपने इस एनसीईआरटी में काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पढ़े जो कि आप 4th चैप्टर में पढ़ते हो। जैसे आपने एटमॉस्फेयर पढ़ा, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपने पढ़ा। उसके अलावा आपने पढ़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, अलग अलग स्ट्रक्चर देखे आपने, वेदर और क्लाइमेट देखा, टेम्परेचर देखा, उसके अलावा एयर प्रेशर देखा, विंड देखा आपने, है ना, विंड के टाइप्स देखे, साइक्लोन देखे हैं, उसके अलावा हम कहेंगे मॉइस्चर देखा। तो ये सब चीज़ें आज के एनसीईआरटी में आपने 4th चैप्टर में पढ़ी। तो इस तरह से अगले और चैप्टर्स में हम मिलते रहेंगे। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करने में आप कंजूसी मत कीजिएगा। रेगुलरली वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग लाइक करते रहिए, अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते चलिए, शेयर करते चलिए। इसी तरह से हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।